हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर सेकेंड शुरू करने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी से रहेगा, यानी बायोडाइवर्सिटी से जो आपका रहेगा, तो वो बायोडाइवर्सिटी से लगभग आपके जो चैप्टर्स रहेंगे वो चैप्टर फर्स्ट टू फोर्थ, यानी ये जो चैप्टर आपके रहेंगे फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इनसे अराउंड आपका 15 मार्क्स का आएगा अभी। ठीक है, यानी जो आपके एमसीक्यूज़ बनेंगे वो एमसीक्यूज़ अराउंड 50 मार्क्स के, यानी 50 क्वेश्चंस बनेंगे आपके इन 4 चैप्टर से। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी जो भी जो लोग हुए हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब से जो मानव है, मानव जब से उसका जन्म हुआ है, तो तब से ये एक रहा है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं या जो जीव जंतु हैं उनको क्लासीफाई किया जाए, उनको वर्गीकृत किया जाए, उनके बारे में जाना जाए। ये एक बहुत ज़्यादा सबके अंदर क्यूरियोसिटी रही है, एक उत्सुकता रही है उनके बारे में जानने के लिए। तो अब यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया होगा, तो कोई भी काम होता है तो उसको एक बार कोई ना कोई फर्स्ट टाइम ज़रूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे भी दिमाग में होगा कि सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रहा होगा उसको किसने किया होगा। ठीक है, और किस तरीके से किया होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम किया गया और जिसने किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सबसे पहले, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरिस्टोटल रहे, यानी जो अरस्तु रहे, तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट एट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। यानी ऐसे लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, लेकिन अलग अलग उनके फूड, शेल्टर, इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था वो एक थोड़ा सा जिन्यून और एक सही डायरेक्शन में क्लासिफिकेशन था। यानी इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो एक आप ऐसे कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक बेसिस पर था। वैसे लोगों ने ये शेल्टर, क्लॉथिंग, फूड और इन सारी चीज़ों के बेस पर किया था। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, तो उस क्लासिफिकेशन को किस तरीके से किया था कि ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी इन्होंने बहुत ही सिंपल जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, यानी जो उनके भौतिक गुण थे, उनको देख करके किया। जैसे कि प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, यानी एक जो प्लांट आपका था, यानी एक प्लांट जो था, तो उस प्लांट को इन्होंने क्या किया कि हर्ब्स में, श्रब्स में और इन सब में, हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज में, इन सब में डिवाइड कर दिया। मतलब ऐसा नहीं रहा कि जो है उनको एक ही ग्रुप में रखे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या किया, ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, और एनिमल्स को इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो एक वो जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है, और एक वो जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता था। मतलब प्लांट्स को ट्रीज में, हर्ब्स में, श्रब्स में डिवाइड किया। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट्स को ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया, और जो एनिमल्स हैं उनको डिवाइड किया किसमें, एक वो जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जाता है, और एक वो जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता था। फिर उसके बाद जो है जो है कैरोलस लीनियस जो हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उन सबको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एज अ प्लांटी एंड एज अ एनिमीलिया। यानी एक तरीके से उनको केवल जितने भी लिविंग बींग्स थे, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो लिविंग्स थे उन लिविंग्स को केवल 2 ही ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक तरफ प्लांटी कर दिया और एक तरफ क्या कर दिया, एनिमेलिया कर दिया। ठीक है, एनिमेलिया कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यानी जो कैरोलस लीनियस से उन्होंने पूरी लिविंग बींग्स को प्लांटी और एनिमेलिया में कर दिया। हालांकि ये इनकी बहुत बड़ी एक फॉल्ट भी थी, इसे कह सकते हो, या इनके क्लासिफिकेशन की एक डिमेरिट थी, यानी एक दोष था। क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं प्रेजेंट टाइम में, हमें पता है कि वो सारे के सारे, बहुत से ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स, दे आर नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स, ना तो वो प्लांट्स होते हैं ना वो एनिमल्स होते हैं, बल्कि वो कुछ और ही होते हैं। तो उनके लिए एक इन्होंने कोई कैटेगरी, कोई ग्रुप नहीं बनाया। तो उनके बारे में क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है,
तो was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. और दूसरी ये भी बात थी कि इन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन किया था, इसमें इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में भी नहीं बताया, यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी नहीं बताया, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी नहीं बताया। मतलब ये सारी डिमेरिट्स थी इनकी। कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था, यानी जो टू किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, उसमें ये सारी कमियां थी कि इन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट को अलग नहीं किया, यूनिसेलर यानी एक कोशिकी और बहुकोशिकी मल्टीसेलर को अलग नहीं किया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं किया, बल्कि इन्होंने सिर्फ प्लांटी और एनिमल के बेसिस के ऊपर डिवाइड जो है उन सबको डिवाइड कर दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि ये आसान भी बहुत था समझने के लिए भी और करने के लिए भी। भाई जितने भी प्लांट्स दिखे उनको प्लांट्स में कर दिया, जितने भी एनिमल्स दिखे उनको एनिमल्स में कर दिया, बात खत्म। तो यानी ये इजी भी था, समझने में भी इजी था और करने में भी इजी था। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. अब अगर इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक के यूज़ किया जाता तो ये सफिशियंट नहीं था, मतलब ये सही नहीं था कि इनको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते ज़्यादा दिनों तक। क्योंकि हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना तो प्लांट्स होते हैं ना ही एनिमल्स होते हैं। ओके, तो besides gross morphology a need was also felt for including other characteristics like cell structure। अब यहाँ पर क्या किया गया कि कुछ और भी चीज़ें फील करी गई कि भाई कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में, नेचर ऑफ जो वॉल होती है या सेल वॉल होती है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हैबिटेट होता है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। तो यानी इन बेसिस पर भी तो कुछ क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए ना। तो यानी ये जो क्लासिफिकेशन था ये थोड़ा सा सही नहीं था, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। तो दो प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव बीन a constant under all different systems, the understanding of two groups organism be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of the kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time। यानी जब वक्त गुजरता गया तो ऐसे भी साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में उन्होंने स्टडी करी, उन सारी चीज़ों उनके सामने आई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि जो एक R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट हुए, भी आगे आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, एक दिया था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो उसके यहाँ पर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इनकी जो एक उन्होंने यानी जो R.H. विटेकर थे, तो उन्होंने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसमें उन्होंने मोनरा और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो इन्होंने मोनरा में क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोट थे और उन सबको किस में रख दिया, मोनरा में रख दिया। प्रोकैरियोट भी थे और ये यूनिसेलुलर भी थे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको किस में रख दिया, उठा के मोनरा में रख दिया, बात खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, और अब इसके बाद जो यूकैरियोट थे बट यूनिसेलर थे, उनको प्रोटिस्टा में उठा के रख दिया, यानी यूकैरियोट हैं और यूनिसेलर हैं। फंजाई यानी कुछ ऐसे थे जो कि जिनमें सेल वॉल थी बट फोटोसिंथेटिक नहीं थे, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे वो। तो और यही गलती किससे हुई थी, ये कैरोलस लीनियस से हुई थी। उन्होंने क्या किया, प्लांट को प्लांट मतलब रख दिया, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो R.H. विटेकर हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। तो फंजाई इनमें सेल वॉल तो होती है लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, तो इसको अलग कर दिया। प्लांटी ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और इनमें सेल वॉल भी होती है, ठीक है। और एनिमिलिया जो कि यूकैरियोटिक होते हैं बट इनमें कोई जो है सेल वॉल नहीं होती, ठीक। तो इसमें सेल टाइप इनकी प्रोकैरियोट होती है। बाकी इन सब की यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो केवल मोनरा को छोड़ दीजिए, केवल इनकी सेल वॉल जो सेल होती है वो प्रोकैरियोट होती है, बाकी इन सब की यूकैरियोट होती है। यानी प्रोटिस्टा की भी, फंजाई की भी, प्लांटी की भी, एनिमिलिया की, इन सब की जो सेल वॉल जो सेल होती है वो यूकैरियोट होती है। हमने अभी बताया कि जो मोनरा है इसमें केवल जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल थी उस सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इसी में रख दिए। अब हम सेल वॉल की अगर बात करें तो
ये इनमें यानी जो मोनरा होता है इनमें जो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, यानी पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की सेल वॉल बनी होती है, ना कि सेलुलोज की। ठीक, जबकि जो प्रोटिस्टा होते हैं इनमें कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। फंजाई में सेल वॉल तो होती है, लेकिन एक यहाँ पर डिफरेंस है। डिफरेंस वो क्या है, यानी ये काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांटी में जो होती है यानी जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये एक डिफरेंस होता है प्लांट और फंजाई के बीच में। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। ओके राइट स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ये आपका एमसीक्यू बहुत अच्छे से बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना है, क्योंकि फंजाई में भी सेल वॉल होती है और प्लांटी में भी सेल वॉल होती है, लेकिन जो उनका केमिकल कंपोजिशन होता है यानी वो जो मटेरियल होता है जिससे ये मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी फंजाई में काइटिन की होती है और जबकि प्लांटी में सेलुलोज की होती है। और एनिमीलिया जो यानी जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट होती है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यानी जो न्यूक्लियस होता है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, डायरेक्टली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, और प्रोटिस्टा में इनमें प्रेजेंट होती है और फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होती है, एनिमिलिया में भी प्रेजेंट होती है। तो इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्योंकि ये सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ओके, अब हम अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा होता है, तो जो मोनरा होते हैं ये सेलुलर होते हैं, मतलब ये आप बोल सकते हो यूनिसेलर होते हैं, यानी एक ही सेल का बना होता है। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फंजाई होते हैं ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और लूज टिश्यू भी हो सकते हैं इनमें। ठीक है, प्लांटी जो होते हैं ये टिश्यू और ऑर्गन दोनों तरीके का इनमें पाया जाएगा। ठीक है, और टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये पाया जाता है, मतलब इनमें एनिमिलिया में क्या होते हैं, टिश्यू भी होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो मोनरा होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक अगर होंगे तो ये कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर और ठीक है, जैसे कि सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ऑटोट्रॉपिक अगर होगा तो होगा कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक, और अगर हेटरोट्रॉपिक होगा तो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होगा। ये मोनरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा जो कि फोटोसिंथेटिक होगा, और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। फंजाई जो है, फंजाई में हेटरोट्रॉपिक ही होगा, क्योंकि ये सड़े गली चीज़ों के ऊपर ही ग्रो करते हैं, मतलब इनमें फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ओनली एंड ओनली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा, नहीं सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक पाया जाता है, केवल दो तरीके का। ठीक है, जबकि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के बारे में हमको पता है, खूब अच्छी तरीके से पता है कि जो ये जो प्लांट्स होते हैं ये इनमें क्या होता है कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है इनमें। तो और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता कैसा है, फोटोसिंथेसिस होती है, यानी फोटोसिंथेटिक होता है। अच्छा, जो अब एनिमिलिया की बात है तो एनिमिलिया में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। तो ये होलोजोइक होता है और सेप्रोफाइटिक होता है। होलोजोइक मतलब होता है जैसे कि होलसम फूड लेते हैं, और सेप्रोफाइटिक होता है यानी सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ग्रो करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, उन सारी चीज़ों को देखा और उनके सारे किंगडम को देखे। यानी यहाँ पर 5 किंगडम्स होते हैं, एक मोनरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, और इनके कैरेक्टर्स के बारे में भी हमने स्टडी करी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आर.एच. विटेकर के बारे में। तो आर.एच. विटेकर 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। दी किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। यानी यहाँ पर जो आर.एच. विटेकर 1969 में इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसमें इन्होंने जो किंगडम्स दिए थे, आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक लाइन में एक सेंटेंस अगर हम बनाएं तो एमपी, फिर पापा आए। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, एमपी फिर पापा आए। अब एम फॉर मोनरा हो सकता है। ओके, आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, एमपी फिर पापा आए, और पी फॉर प्रोटिस्टा हो सकता है। ओके, प्रोटिस्टा हो जाएगा आपका,
और फिर क्या हो जाएगा, फंजाई, क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। और P फॉर प्लांटी, प्लांटी, ओके। और A फॉर एनिमिलिया। तो यहाँ पर ये एक ट्रिक है आपको इन तीनों को याद करने के लिए। आप क्या करेंगे, MP, ओके, पापा, फिर सॉरी MP और फिर पापा I, यानी M फॉर मोंडा, P फॉर प्रोटिस्टा, F फॉर फंजाई, P फॉर प्लांटी एंड A फॉर एनिमिलिया। तो द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, यानी इनका जो मेन क्राइटेरिया था जो क्लासिफिकेशन करने का, यानी जो आर.एच. व्हिटेकर का था, वो सेल स्ट्रक्चर के ऊपर था कि ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, यानी ये मेन पॉइंट्स थे जो इनका क्लासिफिकेशन था। क्या क्या था, यानी इन्होंने एक सेल स्ट्रक्चर को बेस बना करके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, सेल स्ट्रक्चर को बेस बना करके क्लासिफिकेशन किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन को, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? तो स्टूडेंट्स यू हैव टू गिव योर आंसर इन द कमेंट, ओके। फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको बताना है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है। गिव्स अ कंपैरेटिव account of different characteristics of the five kingdoms. Now three domain system, यानी जो थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था, सिस्टम हैज ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक kingdoms in the third domain and thereby a sixth kingdom classification. You will learn about this system in detail at a higher classes. तो इसका आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही हमें देखना है, अंडरस्टैंड करना है इसको। तो द टिश्यू एंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, यानी जो बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, फंजाई, मॉसेस और फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको उठा के प्लांट्स में रख दिया गया था। जबकि हमको पता है कि जो फंजाई है और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोसेस हैं, ये सब अलग अलग ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो एक साथ कैसे आ सकते हैं? तो द कैरेक्टर्स दैट unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. यानी जो पहले इनको प्लांट में रखा गया वो इसलिए रख दिया गया था क्योंकि इन सब के पास सेल वॉल होती है, लेकिन ये नहीं देखा कि इन सब की सेल वॉल जो होती है, अब इनमें से बहुत से फोटोसिंथेटिक हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, किसी की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, किसी की सेलुलोज से नहीं बनी है, यानी फंजाई की है वो काइटिन से बनी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान ही में नहीं रखा, ठीक है। डायरेक्टली क्या किया, सबके पास सेल वॉल है और सबको उठा के प्लांटी में रख दिया गया, ठीक है, जो कि सही नहीं था। The characters that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. So, okay, this placed together groups which widely different in other characters. यानी इन उन सारे ग्रुप को एक में रख दिया गया था, या उनकी ग्रुपिंग एक साथ कर दी गई थी जो दूसरे कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर एक दूसरे से बहुत अलग थे। तो okay, so it brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. यानी यहाँ पर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक या जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनको भी एक ही साथ मिला करके रख दिया गया था, जो कि ये भी गलत था, सही नहीं था। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। और क्या किया कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे उनको मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के साथ मिला करके रख दिया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। और फंजाई और प्लांट्स को भी अलग नहीं किया गया, जबकि सबको पता है कि फंजाई क्या होती है, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी उनमें फोटोसिंथेसिस चलती है। इसलिए ये कुछ डिमेरिट्स रही थी जो कि आर.एच. व्हिटेकर से पहले जो कैरोलस लीनियस ने या एरिस्टोटल ने या और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन किया था।
ओके। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो अकॉर्डिंग टू दी तो यहाँ पर क्या किया कि द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक ग्रुप, यानी जो हेटरोट्रॉपिक ग्रुप थे फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, इन सबको एक साथ में रख दिया, जबकि इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स, यानी जो इनके सेल वॉल होती हैं तो वो काइटिन की बनी होती हैं, जो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वाइल ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल, यानी इनकी जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की वो सेलुलोज की बनी होती है। तो व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड, जब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसे लक्षणों के बारे में सोचा गया, द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, तो फंजाई को अलग ही रख दिया गया और वो क्या हो गया, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको एक साथ में रखा गया, जिसको मोनेरा कहा गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जो एक कोशिकी थे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सब को उठा करके किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर placed in algae within plants and both having cell walls with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom, यानी इसमें अब क्या किया गया, जो पैरामीशियम, अमीबा, क्लोरेला, क्लाइडोमोनास जो कि पहले एल्गी प्लांट्स में इनको रखा गया था, और पैरामीशियम और अमीबा को रखा गया था एनिमिलिया में, तो इन सबको उठा करके कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा में ला के रख दिया गया। ठीक है, तो इट हैज़ पुट together organism which in earlier classifications were placed in different kingdom, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें उन सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ मिला करके रख दिया गया जो ऑर्गेनिज्म पहले क्या थे, दूसरे किंगडम में रखे हुए थे। तो दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो क्राइटेरिया था ना क्लासिफिकेशन का वही चेंज हो चुका था, यानी एक क्राइटेरिया ही, एक जो शर्तें थी आप ऐसे समझ सकते हो, जो बेस था वही चेंज हो चुका था। तो जाहिर सी बात है कि अब क्राइटेरिया ही जब चेंज हो गए तो ग्रुप्स चेंज हो जाएंगे या किंगडम चेंज हो जाएंगे। द काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग, और मैं भी चांसेस हैं अभी फ्यूचर में भी चेंजेस हो सकते हैं, यानी ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है मे बी ये भी चेंज हो सकता है, ये भी रिजेक्ट हो जाए या इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हों, कुछ चेंजेस हों। तो ठीक है, over time an attempt has been made to evolve classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but it also phylogenetic, so it based on evolutionary relationship, यानी जो फाइलोजेनेटिक होता है ये किसके ऊपर बेसिस होता है, इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का है वो किया गया और कितने ग्रुप में किया गया, किसने किसने किया, जैसे कि अरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने जो किया, अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल ने एक एनिमिलिया एनिमल्स और एक प्लांट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कैरोलस जो हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रुप में कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो RH विटेकर हुए, तो RH विटेकर फिर जो थे इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, और जिसमें जो कि अब तक के मान्य है, अब तक वैलिड है। ठीक है, अब तक हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अब डिटेल में थोड़ा सा इन सारे किंगडम के बारे में, जैसे कि आपका मोनेरा है, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमिलिया है, प्लांटी है, इन सारे किंगडम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।